कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रंकाइन एकेडमी में। मैं हूं प्रशांत पूजन और हम पढ़ रहे हैं ग्राम समाज एवं विकास। तो जैसा कि आपको पता ही है कि ग्राम समाज एवं विकास अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। लगभग लास्ट वीडियो है ये ग्राम समाज एवं विकास की, और चैप्टर का नाम तो आप लोग को पता ही होगा, लेखपाल के कार्य एवं भूमि मापन। तो कल हम लोगों ने सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। एक टॉपिक आपका छूट रहा है, इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो ये शायद हो सकता है कि ग्राम समाज एवं विकास का सबसे लास्ट चैप्टर हो। लास्ट चैप्टर तो है ही, लेकिन लास्ट वीडियो है ये, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना है कि यदि आप लोग आने वाली परीक्षाओं के कोर्सेज को अपने चैनल पर प्रॉपर तरीके से कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना चाहते हैं, सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम पाना चाहते हैं, तो बस आप लोग को एक काम करना है, रंकाइन एकेडमी को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को भी बता देना है, ठीक है ना। और यदि आप लोग सारे पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल रंकाइन एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए इस कारवा को अंतिम पड़ाव में लेकर जाते हैं और इसको ख़त्म करते हैं आज। तो हम लोगों ने कल सारे टॉपिक पढ़ लिए थे, लेकिन जो जरीब फीता सर्वेक्षण है यह हमारा एक टॉपिक छूट गया था, तो इसको देखते हैं। किसी भूभाग के सर्वेक्षण के लिए जरीब को एक महत्वपूर्ण यंत्र माना जाता है। देखिए, कल हमने बहुत सारे यंत्रों को देखा था कि किस प्रकार से कौन से यंत्र की सहायता से किस प्रकार का सर्वेक्षण होता है और किस प्रकार से भूमि का मापन होता है। जमीन, अलग अलग प्रकार की ज़मीनें होती हैं, जैसे कोई पहाड़ी ज़मीन हो गया, किसी ज़मीन के बीच में कोई मकान आ गया, घर आ गया, नदी नाला आ गया, तो उसके लिए अलग अलग प्रकार से यंत्र बने हुए हैं जो कि भूमि मापन को काफ़ी आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो उन्हीं यंत्रों में से एक यंत्र है जरीब फीता, ठीक है ना। तो जरीब मुख्य रूप से एक प्रकार का फीता अथवा चेन होती है। आप लोग जनरल इसे, यदि आप लोग गाँव में लेखपाल कानून गो को जमीन नापते हुए देखे होंगे, तो उनके पास एक जो भी चैन होती है, लोहे की चैन, जिसे हम सिकड़ी भी बोलते हैं, ठीक है ना, उसको काफ़ी वजन होता है उसका, और एक दो लोग पकड़ के उसको लाते हैं और खींच के फैलाते हैं, ठीक है ना। तो वो जरीब फीता ही होता है। जरीब लोहे या इस्पात से बना होता है। इसकी कड़ियाँ एक दूसरे के छल्लों के माध्यम से आपस में जुड़ी होती हैं, जैसे कि छल्ले जुड़े होते हैं ना, एक दूसरे से इस प्रकार से कनेक्ट होती हैं, ठीक है ना। छल्लों के माध्यम से जरीब की लंबाई को आसानी से आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि कम दूरी का भूमि मापन करना है तो वहाँ से जो भी उसकी कड़ी एक दूसरे में बैठी होती है उसको छटका देते हैं और लंबाई को कम कर देते हैं। बहुत अधिक लंबी भूमि का मापन करना हो तो एक और जरीब फीता लाकर उसके छल्लों में उसको फिट करके लंबाई को बढ़ा देते हैं। यह अधिकतर समतल भूमि जो होती है उसको मापने के लिए जरीब फीता का प्रयोग करते हैं। जरीब में माप का एक गट्ठा भी लगाया जाता है जो जरीब के कुल नाप के 10वें अंक के बराबर होता है। वहाँ पर मानक के लिए एक गट्ठा फिट किया जाता है जो कि कुल नाप के 10वें अंक के बराबर होता है। गट्ठा आमतौर पर बांस का बना होता है, ठीक है ना। एक वहाँ पे जैसे गट्ठा है, फिर लट्ठा बोलते हैं, जैसे पूर्वांचल साइड में लट्ठा बोलते हैं, तो वह जो लट्ठा होता है वह 10वें अंक के बराबर उसके होता है, ठीक है। इसके सिर पर किसी धातु का किनारा बना होता है ताकि गट्ठे को सुरक्षित रखा जा सके, वहाँ पर उसको बांधने के लिए, उसको गाड़ने के लिए। जरीब एवं इसके सभी हिस्सों की बनावट की माप सुनिश्चित माप के अनुसार निर्धारित होती है कि जो भी इसकी माप होती है वह निश्चित होती है। ऐसा नहीं है कि किसी की माप अधिक हो, किसी की माप कम हो, सबकी माप फिक्स होती है जो कि मापने में आसानी होती है। जरीब के साथ लोहे अथवा किसी अन्य निर्मात से निर्मित 10 सुए उपस्थित होते हैं। सुआ लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। सू का निचला भाग अधिक नुकीला होता है ताकि मापन के समय से जमीन से आसानी से गाड़ा जा सके। देखिए, जब हम जरीब फीता को फैलाते हैं तो वहाँ पर सुआ यानी कि सुई की तरह नुकीला एक चीज़ होती है, सुई की तरह नुकीला, जो कि लोहे या इस्पात से बनी होती है, जिसकी लंबाई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। कि जरीब या फीता को यदि हमें गाड़ना हो, ज़मीन में धंसाना हो, तो आसानी से उसको हम धंसा सकते हैं कि उसकी लंबाई मापते समय इधर उधर तार ना हो जाए, ठीक है। साथ ही सुए का ऊपरी भाग गुलाई वाला होता है। यदि नापे जाने वाले भूभाग की लंबाई एक जरीब की लंबाई से अधिक हो जाए तो नापे गए स्थान के अंत पर एक सुआ चिन्ह के तौर पर गाड़ दिया। देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक जरीब इतनी बड़ी है
अब हमारे पास इतनी बड़ी ही जरीब है, लेकिन हमें यहाँ तक के भूमि का मापन करना है। तो यहाँ तक हम नाप के सुए के माध्यम से यहाँ पे एक चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पर एक चिन्ह लगा देंगे, मार्क कर देंगे। ये हमें पता चल जाएगा कि एक पूरी जरीब की जितनी लंबाई थी हमने मापन कर लिया है। फिर जरीब को उठाकर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सुए के माध्यम से गड़ा कर वहाँ पर चिन्ह लगाकर उसको नाप सकते हैं। तो जो सुआ होता है वह यदि जरीब की लंबाई बहुत अधिक नहीं है और हमें भूमि का मापन काफ़ी अधिक करना है, तो सुए के माध्यम से चिन्ह लगाकर हम अधिक लंबाई को एक ही जरीब फीते से नाप सकते हैं। शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई 165 फुट होती है। एक जरीब का नाम होता है शाहजहानी जरीब। इसकी लंबाई 165 फुट होती है। यदि एक शाहजहानी जरीब से हमने भूमि को नाप लिया तो हम यह कन्फर्म कर लेंगे वहाँ पर कि 165 फुट भूमि हमने माप ली है। साथ ही इसमें 99 इंच लंबी कुल 200 कड़ियाँ लगी होती हैं, ठीक है ना। अब शाहजहानी जरीब 165 फुट की है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए उसमें हम 200 कड़ियों को गिन सकते हैं कि कहीं लेखपाल साहब कोई गलत शाहजहानी जरीब तो लेकर नहीं आ गए हैं। यदि 165 फुट वाली शाहजहानी जरीब होगा तो उसमें 200 कड़ियाँ लगी होंगी और उसकी लंबाई 99 इंच होगी। इसके द्वारा किया गया भूमापन याक वाष्ट सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है। यह चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है कि शाहजहानी जरीब से जो भूमि नापी जाती है, जो सर्वेक्षण होता है, जो मापन होता है, इसको हम याक वाष्ट सर्वेक्षण के नाम से भी जानते हैं। उपनिवेश काल में ब्रिटिश अधिकारी गटर ने भूमापन हेतु एक जरीब का इस्तेमाल किया था, क्योंकि जब आपने उसका नाम देखा तो काफ़ी ब्रिटिशर्स नाम टाइप का था। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? उपनिवेश काल में। उपनिवेश काल मतलब कि भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था, अर्थात इसको गुलाम भी बोल सकते हैं आप, कि भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश के अकॉर्डिंग चलता था। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम उसके उपनिवेश थे। ब्रिटिश अधिकारी गटर ने, ठीक है ना, गंटर बोलेंगे, गटर तो नहीं बोल सकते ना, ने भूमापन हेतु एक जरीब का इस्तेमाल किया जिसे गंटरी जरीब के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप लोग को याद रखना है। इसकी कुल लंबाई 64 फुट होती है। अभी हमने शाहजहानी जरीब की लंबाई को 165 फुट देखा, लेकिन जो गंटर ने एक जरीब बनाया था भूमि मापन के लिए, उसकी लंबाई 64 फुट होती थी। इसमें 200 कड़ियाँ होती थी। कड़ियों की संख्या तो वहाँ भी इतनी होती थी, लेकिन उनके बीच की जो लंबाई होती थी वह 99 इंच होती थी। और जैसा कि आपको पता ही है कि यहाँ पर 7.92 इंच ही उनके बीच में लंबाई होती थी। इसके द्वारा किया गया भूमापन कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण कहलाता है, जो कि गंटर ने स्थापित किया था। ब्रिटिश अधिकारी थे यह। जब भारत उपनिवेश था इंग्लैंड का, तो उस समय जो अधिकारी थे गंटर, उन्होंने एक भूमि मापन के लिए एक जरीब फीता का इस्तेमाल किया था, जो कि 64 फुट लंबा होता था और इसमें 200 कड़ियाँ लगी होती थी और प्रत्येक कड़ियों के बीच की दूरी 7.92 इंच होती थी। यह चीज़ आपको याद रखने वाली है कि भूमापन कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण कहलाता है। जो गंटर ने जो पद्धति अपनाई थी उस सर्वेक्षण को कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि लेखपाल के कार्य एवं भूमि मापन का हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। तो आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों आप लोग को पता होगा कि जब उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग ब्रिटिश काल में, ठीक है ना, इसका प्रशासनिक और न्यायिक जो इसके दोनों रूप थे, दोनों को एक साथ ही ट्रीट करते थे। दोनों डिपार्टमेंट एक साथ काम करते थे। लेकिन आज़ादी के बाद 1950 के बाद इनके मुख्यालयों को प्रशासनिक, ठीक है ना, प्रशासनिक और न्यायिक तरीके से दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। तो यहाँ पर क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? लखनऊ। भूमि की पैमाइश नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है? शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, भू प्रबंध विभाग, राजस्व विभाग। जो बच्चा थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा वह तो शिक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग को बिल्कुल कट कर देगा कि भूमि की पैमाइश जो होती है, जो भूमि की माप होती है, उसका संबंध शिक्षा विभाग से दूर दूर तक नहीं है। ना तो चिकित्सा विभाग को आपके भूमि मापन, आपके ज़मीन के लफड़े से कोई मतलब है। लेकिन दो ऑप्शन ऐसे हैं कि आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, भू प्रबंध विभाग और राजस्व विभाग। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे चैप्टर में हमने भू प्रबंध विभाग का कहीं पर जिक्र नहीं किया।
यह भू प्रबंध विभाग जो है यह भूमि का माप नहीं करता, बल्कि इसकी देख रेख रख रखाव का जिम्मा इससे हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भूमि की पैमाइश नाप का कार्य राजस्व विभाग करता है, जिसमें लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, डीएम, ये सब एक समान रूप से चयन में आते हैं। उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था क्या है? देखिए, हम लोगों ने देखा था मालगुजारी शब्द को। मालगुजारी शब्द क्या होता है? ये आपके ज़मीन में जो उत्पादन होता है उस उत्पादन पर लगने वाला कर को मालगुजारी कहते हैं। कि आपने जो माल पैदा किया हुआ है, आपने जो अनाज का उत्पादन किया हुआ है, उस पर कितना टैक्स देना होगा। तो टैक्स से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उत्तर प्रदेश में, भारत में, यह राजस्व विभाग यानी कि राजस्व परिषद से संबंधित कार्य होते हैं। जिला गजेटियर कहीं हमने नहीं पढ़ा। चकबंदी परिषद का जो कार्य होता है वह जमीनों को एकत्रित करने का कार्य होता है, ठीक है। इसका कोई राजस्व वसूली से चकबंदी का मतलब नहीं होता। तो राजस्व विभाग प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर होगा। राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्व परिषद की स्थापना जो आपसे पूछा है, तो सबसे पहले राजस्व परिषद की स्थापना ब्रिटिश काल में हुई थी। हम लोगों ने देखा था प्रॉपर तरीके से, इसको मैंने पढ़ाया भी था कि 1831 में राजस्व परिषद की स्थापना हुई थी। और उस समय जो राजस्व परिषद होता था उसमें प्रशासनिक और न्यायिक दोनों डिपार्टमेंट एक साथ काम करते थे। लेकिन आज़ादी के बाद जब भारत देश आज़ाद हुआ, भारत ने अपना आइन बनाया, अपना संविधान बनाया, तो राजस्व परिषद को प्रशासनिक और न्यायिक रूप में 2 भागों में विभाजित कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1831 जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो बच्चा थोड़ा सा भी ध्यान से लेक्चर को देखा होगा, शॉर्ट नोट्स बनाया होगा, समझ के पढ़ा होगा, उसको कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। राजस्व परिषद की स्थापना कहाँ हुई थी ब्रिटिश काल में? तो आज के प्रयागराज में और पूर्व नाम इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है इलाहाबाद। राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मैं इस बात को बार बार जोर दे के आपको बता रहा हूँ कि 1831 में राजस्व परिषद की स्थापना हुई थी। फिर 1850 में राजस्व परिषद को न्यायालय और प्रशासनिक डिपार्टमेंट को अलग अलग विभाजित कर दिया गया था और प्रशासनिक कार्यों के मुख्यालय को लखनऊ में बनाया गया था और न्यायिक कार्यों के मुख्यालय को प्रयागराज में बनाया गया था। और जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है वह भी इलाहाबाद में ही है, प्रयागराज में ही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लखनऊ हो गया। यदि यहाँ पर न्यायिक कार्य होता तो प्रयागराज होता, क्योंकि हाई कोर्ट कहाँ पर है? प्रयागराज में है। इससे भी आप इसको याद कर सकते हैं। राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 4, 9, 7, 12। तो हमने पढ़ाया था कि न्यायिक परिषद में राजस्व परिषद में जो न्यायिक सदस्य होते हैं उनकी संख्या 7 होती है। तो आंसर नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को किस वर्ष पृथक कर दिया गया था? ठीक है ना। राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को मैंने आपको बताया था कि जब देश आज़ाद हुआ 1831 में राजस्व परिषद की स्थापना हुई थी और जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो राजस्व परिषद को प्रशासनिक और न्यायिक डिपार्टमेंट में अलग अलग विभाजित कर दिया गया था। तो 1947 और 48, 42, 43, 44, 50, 50, 51। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर सी होगा। अब बात करते हैं राजस्व परिषद के अनुभागों की कुल संख्या है। राजस्व परिषद को हमने अनुभाग यानी कि अनुच्छेद में तोड़ तोड़ कर आपको पढ़ाया था। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 15, 19 ऐसे पढ़ाया था। तो टोटल कहाँ तक पढ़ाया था मैंने? 19 तक पढ़ाया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर सी होगा कि राजस्व परिषद के अनुभागों की कुल संख्या 19 है। वृक्षारोपण एवं बंजर भूमि विकास राजस्व परिषद के किस अनुभाग के अंतर्गत आता है? तो जो हमने 1 से लेकर 19 तक पढ़ा था अनुभाग में राजस्व परिषद के कार्यों को तोड़कर, तो आप लोग यदि ध्यान से पढ़े होंगे तो वृक्षारोपण यानी कि वृक्ष लगाना और बंजर भूमि ऐसी भूमि जहाँ पर कोई पेड़ पौधा नहीं है या फिर कोई अनाज अन्न का उत्पादन नहीं होता, इसको अनुभाग 2 में रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नंबर ए होगा। इस चीज़ को विस्तार से पढ़ने के लिए आप वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर हर अनुभाग के कार्यों को अलग अलग पॉइंट करके आपको पढ़ाया गया है।
अंतर प्रांतीय, अंतर प्रांतीय मतलब कि यदि मैं 2 स्टेट की बात करूं कि जैसे यहाँ पर यूपी और यहाँ पर बिहार हो गया, तो इसको बोलते हैं, ये जो इसके बीच में जो रेखा है, ठीक है ना, जो बॉर्डर है, इसको बोलते हैं अंतर प्रांतीय, 2 प्रांत। अंतर प्रांतीय सीमा विवादों का निपटारा राजस्व परिषद के किस अनुभाग के अंतर्गत आता है? देखिए, यदि बॉर्डर है तो अभी तो जमीन ही होगा। यदि 2 प्रदेशों के बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अंतर प्रांतीय जो है विवाद वो काफ़ी चरम पर था, लेकिन अब शायद उसको सुलझा लिया गया है, ठीक है ना। राजस्व परिषद के किस अनुभाग के अंतर्गत आता है? तो अनुभाग नंबर 5। राजस्व अनुभाग 8 का संबंध निम्नलिखित में से किसमें है? ठीक है ना, तो नहरदेह, भवन निर्माण, चकबंदी, अधिकारियों के कार्य। जो राजस्व विभाग का अनुभाग 8 है उसमें चकबंदी, जो चकबंदी लेखपाल होते हैं, चकबंदी विभाग होता है। चकबंदी आयुक्त के अंतर्गत चकबंदी लेखपाल आते हैं, जिनका कार्य क्या होता है कि जमीन जो बिखरे बिखरे, एक मालिक के जमीन बिखरे बिखरे हैं तो उसको एक जगह एकत्रित करना, ठीक है ना। तो इसकी बात जो है वह चकबंदी डिपार्टमेंट में आती है, यानी कि राजस्व अनुभाग 8 में चकबंदी का जिक्र किया गया है। कृषि विपदाओं, यदि कोई कृषि में कोई समस्या आ रही है, ठीक है ना, जैसे कोई रोग लग गया, कोई पत्थर पड़ गया, जैसे पानी के साथ पत्थर भी गिरते हैं जिसे हम बर्फ़ बोलते हैं, तो वह फसलों को ख़त्म कर देता है। असमय बरसात हो गई, बाढ़ आ गया, जैसे बिहार में ना बाढ़ की समस्या काफ़ी अधिक होती है, तो संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करना कि उनको फिर वहाँ पर कुछ सब्सिडी देने के लिए, कुछ सरकार द्वारा कुछ उनको पैसा देने के लिए जो भी एविडेंस या फिर जो भी डेटा मंगाया जाता है, कृषि विपदाओं से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करना राजस्व के किस अनुभाग का हिस्सा है? ठीक है ना, तो अनुभाग नंबर 11 में राजस्व विभाग को ऐसे निर्देश दिए गए हैं, यदि कोई कृषि विपदा आती है, वह किसी भी कारणों से आ सकती है, तो उसके लिए जो डेटा इकट्ठा करके सरकार को भेजना, यह अनुच्छेद 11 के रूप में उनको जिम्मेदारी दी गई है। राजस्व अधिकारी के तौर पर किसे शामिल किया जाता है? सहायक कलेक्टर, निरीक्षक कानूनगो, लेखपाल या फिर ये सभी। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो राजस्व अधिकारी होते हैं उनकी जो चयन होती है, यदि मैं जिले की बात करूं तो डीएम, सहायक डीएम, ठीक है ना, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, लेखपाल, ये सब राजस्व विभाग के अधिकारी होते हैं। तो सहायक कलेक्टर, निरीक्षक कानूनगो, ठीक है, जो लेखपाल से ऊपर होते हैं, लेखपाल और ये सभी, बिल्कुल ये सारे ही अधिकारी राजस्व विभाग के अधिकारी माने जाते हैं, इसलिए ये सभी इसका आंसर होगा। भूमि हक, सीमांकन एवं बंटवारा। भूमि हक मतलब कि किसकी जमीन ये होगी। जैसे सपोज करिए कि एक ज़मीन पर 2 लोग अपना हक जता रहे हैं, तो ओरिजिनली यह किसकी ज़मीन है। सीमांकन यानी कि सीमा जैसे होती है ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी ज़मीन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक किसकी ज़मीन है, कि यहाँ पर कोई चक्रोड, नाली, नहर, सड़क, ये सब कोई विवाद आते रहते हैं। सीमांकन एवं बंटवारे से संबंधित मामला किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई गांव में या फिर कहीं भी शहर में भी कहीं ज़मीन पर कब्जा होता है, तो कब्जे को छुड़वाने के लिए एसडीएम साहब या साहिबा स्वयं वहां पर उपस्थित होते हैं। वह उनकी जिम्मेदारी होती है कि ज़मीन को मुक्त करवाना, वह उसका सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो यहाँ पर एसडीएम आप लोग को दिख रहा है, हर जगह ये सभी आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सी होगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया कि ग्राम समाज एवं विकास को हमने आज पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं थोड़े ही समय के बाद, आपसे फिर हमारी मुलाकात होगी एक नए कोर्स के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है ना, एक नए विषय के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।